हे देयर, इस वीडियो में हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें 4 लिगेंड्स लगे हुए हों। ठीक है, तो अब ये 4 लिगेंड्स किस हिसाब से लगे हुए होते हैं, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एक रूम है और रूम के 8 में से किन्हीं 4 कॉर्नर्स पर हमारे लिगेंड्स लगे हैं। तो जैसे इस डायग्राम में भी बहुत क्लियरली दिखा रखा है, मेटल, हमारा जो मेटल है वो एकदम सेंटर में है रूम के, और रूम के 4 कॉर्नर्स पे लिगेंड्स लग रखे हैं। अगर याद हो तो ऑक्टाहेड्रल जो था कम्प्लेक्स, उसमें कुल मिलाकर 6 लिगेंड्स लगे हुए होते थे और टेट्राहेड्रल में कितने हैं? 4। अब आगे क्या बात है हमारे पास, अब इसमें हम करने वाले टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझकर ये समझना चाहते हैं कि दोनों में से स्प्लिटिंग ज़्यादा किस में होगी, कम किस में होगी, और टेट्राहेड्रल में कुल मिलाकर स्प्लिटिंग होगी कैसे। तो ये करने के लिए जैसे पहले भी किया था, डी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो कहते हैं जब हम ये टेट्राहेड्रल में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम एक क्यूब के अंदर डिस्कस करेंगे, तो कहते हैं ये जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो हमारे ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये हमारे एजेस के बिटवीन लाई करेंगे। जिसका मतलब एजेस क्या होती है? एजेस होती है हमारे रूम के ऐसे कौन है, ये जो सीधी जहाँ पे हमारे रूम में, या कह लो किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड वटेवर, उसमें जहाँ हमारे 2 फेसेस मिलते हैं, जैसे रूम में 2 दीवारें जहाँ मिलती हैं उसे एज कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, ये इन दीवारों के सेंटर में, तो ये जो एज होता है ना, एज के एकदम सेंटर में आते हैं, अराउंड सेंटर में आते हैं। कौन? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लोब्स। तो कुछ हिसाब से अगर हम मेटल के लगाए ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आएगा, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, करेक्ट, कुछ इस वे में। तो कहते हैं ऐसे आएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। लेकिन इसके अलावा बचे कौन से 2? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कहते हैं ये जो होंगे ना, ये 2, ये हमारे फेस के सेंटर में होंगे। अब फेस का सेंटर क्या होता है मैं बता देती हूँ। फेस किसे कहते हैं? जैसे आपकी दीवार है आपके सामने, वो आपके लिए एक फेस है। अब उस फेस का जो सेंटर है वो ये हो गया, आपके दीवार के बीचों बीच का कोई पॉइंट। तो वहाँ पर हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो करते हैं लाई। तो बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वाले एजेस के इन बिटवीन लाई करते हैं, बल्कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग पिन पॉइंट करते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसमें सोचना चाहें, अच्छा या फिर ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी और कम किसकी, तो वो कैसे आएगा? वो यहाँ पे पैराग्राफ आया है, 2 लाइन्स आनी थी एक्स्ट्रा, वो यहाँ है नहीं, मैं उसको डिक्टेट जरूर करूँगी ताकि आप उसको समझ लें। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो कहते हैं यार देखो हमारे पास जो ये डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाले ये 3 हैं, ये तीनों ना एजेस के सेंटर में यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिगेंड्स कहाँ हैं? जैसे हमने बोला कॉर्नर में, तो या तो यहाँ होगा लिगेंड या यहाँ लगा होगा, दोनों में से किसी एक जगह जैसे मान लेते हैं लिगेंड लगा है। ओके, तो अब हमारा लिगेंड या तो ऊपर या नीचे, एक ये केस है। दूसरा केस यहाँ डिस्कस करते हैं, ये हमारा फेस है और फेस में यहाँ लगे लिगेंड्स 1 2 3 4 और हम फेस के सेंटर में हैं। तो खुद सोच के बताओ ज़्यादा करीब कौन है? ये वाला डी वाला लोब ज़्यादा करीब है कि ये वाला ज़्यादा करीब होगा? ऑब्वियसली लिगेंड्स के ज़्यादा क्लोज यही केस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये हमारा लोब है ये लिगेंड के ज़्यादा पास में होगा, क्योंकि ये क्यूब के एज के सेंटर में है, तो वो लिगेंड को ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेगा। और जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में भी किया था, लिगेंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन की जो ये फील्ड है वो, और साथ ही में हमारे ये मेटल की जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो लोब में आपको पता होना चाहिए, लोब का क्या शो करता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो हमारा जो लोब है उसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जो लिगेंड है उसके भी कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में इनमें क्या हो जाएगी? रिपल्शंस हो जाएंगी। तो इनमें क्या होएगी? रिपल्शन। तो ज़्यादा रिपल्शन किस में हो जाएगी? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स वालों में, जिस कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पिछले केस में किसकी एनर्जी ज़्यादा थी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। इस केस में ज़्यादा किसकी है? डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की। तो जिनकी एनर्जी है लो उनको कहेंगे ई, हायर एनर्जी वाले को T2। अब इसको याद करने का मैं एक तरीका बता सकती हूँ। टी रिप्रेजेंट 3, टी रिप्रेजेंट 3। देखो टी के पहले में 2 लिखा, तो इसका मतलब 2 नहीं है, टी बेसिकली 3 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल में भी हमने T2G किस लेवल को बोला था? जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स थे। और ई जी किस लेवल को बोला था? जिनमें युद्ध नहीं थे।
अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे dxy, dyz और dzx है उसे हम T2 कहेंगे और दूसरे को हम E कहेंगे। अब आप कह रहे होगे यहाँ पे हम G क्यों नहीं यूज़ करें, तो यार जो G था ना पिछले केस में हम शो करते थे वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री होती थी, इसलिए तो T2G शो करता था कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री है, लेकिन T2 शो करता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। एब्सेंस ऑफ G यही शो करता है कि सेंटर ऑफ सिमिट्री में एब्सेंस है, नहीं है सेंटर ऑफ सिमिट्री हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो अब इसको ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। अब इसकी ये जो ड्राइंग है वो ज़रा देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्री आयन पड़ा है। ये जो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा थियोरी है आप ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा देख सकते हैं कि जब एक फ्री आयन पड़ा है, ठीक है, तो जब फ्री आयन पड़ा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक मेटल पड़ा है ना M पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव या M3 पॉजिटिव, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे एक लिगेंड उसके आसपास आने लगता है उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे 2 के केस में। फिर उसके बाद क्या है, अब उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके d ऑर्बिटल कहाँ पोजीशनड है उसमें एनर्जी में वेरिएशन आती है। तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल के टाइम पर जो हमारा E लेवल है वो नीचे है, T2 लेवल हमारा ऊपर है, जो कि इसके नेम में प्रॉब्लम मत करना, नेमिंग ढंग से करना। E लेवल कौन सा और T2 लेवल कौन सा, जिसमें 2 ग्रुप्स है वो E, जिसमें 3 है वो T2, ठीक है। तो अब हमारा जो T2 लेवल जैसे मैंने बताया उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो उनकी एनर्जी बाय 4dq हाई हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली जो हमारे जो 2 ग्रुप थे, E ग्रुप नहीं, ग्रुप तो एक ही है E ऑर्बिटल वाला, इसमें 2 D ऑर्बिटल्स आते हैं, तो ये वाला जो है इसकी एनर्जी 6dq कम हो गई, ठीक है, 6dq क्या हो गई, लेस हो गई। ये दोनों में डिफरेंस समझ आया? ओके। और आपने जैसे पुराना केस देखा होगा उसमें पता क्या देखा था, जहाँ वो 3 लेवल नीचे थे ना तो उनके एनर्जी के लिए भी हमने 4dq यूज़ किया था। 2 उस केस में क्योंकि वो नीचे होते थे तो माइनस लगता था, यहाँ पर वो ऊपर है तो इसलिए उनमें प्लस लग रहा है, और यहाँ पे कोई आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। पहले भी वहाँ पे T2G कह रहे थे 3 के लिए, यहाँ पे उसको T2 कहेंगे। वहाँ पे उनकी एनर्जी 4dq थी लेकिन लेवल से नीचे थे इसलिए माइनस था, यहाँ लेवल से ऊपर है इसलिए प्लस हो गया। इसके अलावा जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि वहाँ पर T2 की लेवल जो था उसकी एनर्जी कम थी और यहाँ उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कर रहे हो ये टॉपिक, तो मेक श्योर कि आपने ऑक्टाहेड्रल वीडियोस को अच्छी तरह से देखा है और आपको समझ है ऑक्टाहेड्रल की, तभी ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब देखो डेल्टा टी क्या है, कहते हैं ये गैप, एनर्जी का जो गैप है ना ये और ये इनके बीच में, तो कहता है इसको हम कहते हैं डेल्टा टी, दैट इज़ चेंज इन एनर्जी बिटवीन द 2 लेवल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल का बेसिक नॉलेज। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम करेंगे रीजंस क्या है कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पे स्प्लिटिंग का जो केस है वो, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग का केस है वो कम देखने को मिलता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती थी ना, टेट्राहेड्रल में उतनी स्प्लिटिंग नहीं होती। तो पहले उस वीडियो में हम इसका रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, नंबर 1, और नंबर 2 पे देखेंगे कि कम स्प्लिटिंग जो हो रही है उससे मेजर क्या फ़र्क आता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।